सो वेलकम बैक। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक लिटरेचर रिव्यू का एक टेक्स्ट बुक, एक बुक है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर नंबर 8, बीइंग क्रिटिकल। सो लेट्स स्टार्ट। एज ए कन्वेंशन इस बुक का ऐसा ही है कि सबसे पहले वो समरी प्रोवाइड करता है एंड देन इट goes on elaborating on certain particular aspects. So we will first see the summary of this chapter. It is और हमारा लेक्चर रिकॉर्ड करने का प्रोसेस भी वही रहेगा कि लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसको समझना, उस पर रिफ्लेक्ट करना। ओके, सो द सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो. So it is not uncommon for supervisors to urge research students to be more critical when reviewing the literature for their research. तो ये बोल रहे हैं कि ये अनकॉमन नहीं है सुपरवाइजर के लिए. सुपरवाइजर जो भी है वो क्या चाहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो बोलते हैं कि भाई तुम ना जब भी कोई भी आर्टिकल रिव्यू कर रहे हो अपने रिसर्च के लिए तो बिल्कुल क्रिटिकल होकर के रिव्यू करो. वो अर्ज करता है, उनको बोलता है कि भाई आप ऐसे करो. जनरली लोग बोलते ही बोलते हैं. However, it is not always straightforward to articulate what is meant by being critical. लेकिन ये बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होती है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि सुपरवाइजर को उतना टाइम नहीं हो कि वो सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करे कि भाई बीइंग क्रिटिकल का मतलब क्या है. हायर एजुकेशन में ज़्यादातर ऐसे ही चलता है कि लोग सोचते हैं कि हमें स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है. हमें स्टूडेंट्स को दो काम करके अपने आप सीखता रहेगा, चीज़ें जो होंगी इवॉल्व होती रहेगी. फाइन, एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन वे और सबकी अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं. नोबडी इज रॉन्ग एंड नोबडी इज राइट. ऑल इज वेल वाली बात है कि सब अपनी जगह पे सही है. बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लो कि स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक जानकारी दी जाए और उसके बाद से वो चीज़ें अपना डेवलप करें तो मे बी लाइक उनका प्रोग्रेस जो होगा वो वेरी फास्ट होगा और एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस उनका हो सकता है. ये मेरा व्यू पॉइंट है. सो मे बी हो सकता है कि कोई मेरे व्यू पॉइंट से एग्री करे या ना करे, इट डज मैटर, राइट. सो यहाँ पर ऑथर जो बोल रहे हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय बीइंग क्रिटिकल. तो सबसे पहले इस बात को वो पकड़ता है कि बीइंग क्रिटिकल का मतलब क्या है. इसीलिए उसने बुक के इस चैप्टर का पूरा टाइटल भी रखा है कि बीइंग क्रिटिकल. सो इसी वर्ड पे, दो वर्ड पे वो पूरा चैप्टर जो है फोकस्ड है. This chapter offers some suggestions to help you adopt a more critical approach to both your reading and your writing and gives examples from dissertation and theses which demonstrate how this has been achieved by researchers in a variety of disciplines. इस बुक में कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है ऑथर कि जो जब हम लोग रीड करेंगे, कोई आर्टिकल रीड करते हैं और राइट करते हैं, वो दोनों ही समय पे कैसे क्रिटिकल रहा जाए, राइट. और जो है एग्जाम्पल्स भी वो दिखा रहा है कि अलग अलग थीसिस और डिजिटेशन से लेकर के कि या ऐसे क्रिटिकल राइटिंग करी जाती है, ठीक है. या अब दूसरी चीज जो है कि जो इसने जो उठाया है एग्जाम्पल वो वेरियस डिसिप्लिन से उठाया है. वो अलग अलग फील्ड से उठा लिया, जैसे कुछ ह्यूमैनिटी से उठा लिया, कुछ चीजें जो है साइकोलॉजी से उठा लिया, कुछ लैंग्वेज से उठा लिया. तो अलग अलग टाइप्स की डिजिटेशन उसने उठाए हैं और वहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोग क्रिटिकली रीड करते हैं और ऐसे क्रिटिकली राइट करते हैं. तो उन सभी चीज़ों से हमें भी कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा बाय रीडिंग वेरियस डिसिप्लिन्स के बारे में भी. ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो मुझे लगती है, अगेन यहाँ मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि आप दूसरे के फील्ड में भी आप अनबायस्ड होकर पहले देखते हो उन चीज़ों को कि इसी बार एक टेक्स्ट दे दिया किसी ने और इसको रीड करने के बाद कैसे इसको समराइज्ड इंफॉर्मेशन कैसे लिखा गया. तो वो चीज़ें ना, वो एक लिखने का तरीका हमें पता चलता है कि उस फील्ड में ऐसा लोग करते हैं. यदि उसी टाइप के सिचुएशंस हैं तो हम अपनी लाइफ में या हम अपने फील्ड में उस तरह की चीज़ें जब हमारे रिक्वायरमेंट होंगे तो हम लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं.
या हम अपना इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन से एक्सपोज्ड हैं। तो जितना हमारा नॉलेज बेस बड़ा होता है, हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं कि हमें कैसे इन बातों को लिखना है। सो एनीवे, दिस एग्जांपल्स जो है इट इज गोइंग टू हेल्प अस, और हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि जब हम रीड करेंगे तो कई बार हमें लगता है पढ़ते वक्त कि टेक्स्ट जो है तो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। नहीं, अभी हमें वहां पे वो फोकस करना है, उस अच्छे से हम पढ़ेंगे उसको और उसको देखेंगे कि बाकी ऑथर्स जो थे वो उसी बात को जब उनको समराइज करना था और लिखना था तो उन्होंने कैसे लिखा, राइट, क्रिटिकल होकर। तो उस चीज को हमें पकड़ना है बेसिकली, ताकि हम अपने फील्ड में उस नॉलेज को हम लोग यूज कर पाए, राइट। इन पर्टिकुलर बोल रहे हैं वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल राइटिंग। तो इन पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि वो एक इस चीज पे फोकस करने वाला है कि क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है, नंबर पर। दूसरा, द डिफरेंट वेज दैट वी कैन शो वी आर बीइंग क्रिटिकल इन आवर राइटिंग। मतलब दूसरा कि ये जो है ये जाकर के दिखाने वाला है बाय शोइंग एग्जांपल्स कि कैसे क्रिटिकली लिखा जाता है, राइट। ये बीइंग क्रिटिकल व्हाइल राइटिंग, जब आप लिखते हो तो कैसे आप क्रिटिकल होते हो, तो उसके एग्जांपल से ही इलस्ट्रेशन हो सकता है या डिस्प्ले आदमी कर सकता है, तो ऐसा भी डिस्प्ले करने वाले। थर्ड पॉइंट में एक्सट्रैक्ट्स from digitations and theses and how they illustrate a varieties of way being critical। अभी क्या दूसरा कुछ एक्सट्रैक्ट जो है लोगों की थेसिस से और लोगों के डिजिटेशन से उठा करके वो डिमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि कई तरीके हैं, इलस्ट्रेट करेंगे कि देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन बिकम क्रिटिकल, और अलग अलग तरीके से, मतलब कितने तरीके हैं कि क्रिटिकली लिखा जाता है उन चीजों को, राइट। द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल राइटिंग। When discussing what it means to be critical, it is first of all important to distinguish between the critical reading and critical writing, right? ये दो के बीच में बोल रहा है क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल राइटिंग के बारे में क्या डिफरेंस है, वो हमें समझना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिफरेंस पता होना। सो इन चैप्टर 4 में द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल रीडिंग वाज डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने SQ3R प्रिंसिपल्स जो है यूज करा था, जिसमें था स्कीमिंग, क्वेश्चनिंग, रीडिंग, रिकॉल, रिव्यू was discussed, and some prompt questions were suggested that can be used to ensure critical approach when reading the text। तो वहाँ पे हमें ये भी बताया था कि बहुत सारे चीजें बताई थी वहाँ पे कि क्या क्या जब हम पढ़ने चल रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे वहाँ पे बोला था कि टाइटल पहले पढ़ो, टाइटल पढ़ के आप आइडिया लगाने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या हो सकता है, फिर रीड करके अपने आप से भी इवैल्यूएट करो। दूसरा चीज, टेक्स्ट पढ़ने के पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हो, राइट। सब सेक्शंस की हेडिंग्स देखो, वो वहां पे ढूंढो कि सब सेक्शंस में मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, राइट। और इस टाइप से क्वेश्चंस जो थे वो जो जब हम लोग रीड करते हैं उस समय पे जब हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चंस होता है तो हम लोग क्रिटिकली रीड करते हैं। जैसे उसमें था कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में ये भी था कि जो यदि किसी ने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है तो उस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से आर्गुमेंट्स उसने दिए हैं, क्या वो आर्गुमेंट सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, लाइक दैट, इस टाइप की चीजें थी। ओके, गुड। यहाँ पे रिकैप भी दे रहा है वहां पे कि टू रिकैप ब्रीफली, इन ऑर्डर टू रीड critically you must identify the author's arguments and conclusion drawn in the text। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, right। evaluate the strength of evidence that the author provides as a support for his or her arguments and conclusion, asking a series of questions। बोल रहा है कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ करके, लगा करके क्वेश्चंस पूछ करके आप ये उसका स्ट्रेंथ पता कर सकते हो कि जो भी एविडेंस जो प्रोवाइड किया है वो रियली स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या नहीं है,
राइट, जो भी आर्गुमेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस लेकर के आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या नहीं है, राइट। दूसरा, इज द एविडेंस सफिशिएंट है या रेलिवेंट है। कई बार एविडेंस जो प्रोवाइड करते हैं लोग, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि उसका दूर दूर से कंक्लूजन से कोई वास्ता नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट आपके लेकर के आ गए। तो ये बोल रहे हैं कि इज द एविडेंस सफिशिएंट है, कि जितना दिया उतने से हम कंक्लूजन जो ड्रॉ कर रहे हैं काम चल जाएगा, या और भी कोई एविडेंस लेकर के आना पड़ेगा। इन द सेंस कि कंक्लूजन ड्रॉ करने, इस बात को प्रूव करने के लिए या कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कोई उस टेक्स्ट कंक्लूजन वाले लाइन में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए हमें कोई एविडेंस चाहिए जो न दिया गया हो, वो ढूंढना। आप समझ गए? आपको समझ में आ रही बात? मतलब वो कंक्लूड करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए होगा, उसमें से ऐसा तो नहीं कि कुछ एविडेंस मिसिंग है। यदि मिसिंग है तो इसका मतलब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, एक आध दो और एविडेंस लेकर के आना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं कि इज द एविडेंस सफिशिएंट, और दूसरा चीज रेलिवेंट, रेलिवेंट है या नहीं है वो देखना। रेलिवेंट का मतलब है कि एक्जैक्टली इट हैज टू बी टेलर टू द कंक्लूजन, वो ये नहीं कि इधर उधर की बात आदमी कर रहा है, समझ गए? सिर्फ टू द पॉइंट बात करना। आर द अथॉरिटीज साइटेड रिलायबल, मतलब जो भी उसने जो भी रेफरेंस जो साइट किया हुआ है वो रिलायबल है या नहीं है। जैसे उसमें भी हमने उस चैप्टर में देखा था कि इंटरनेट से आप उठा रहे हो, ऑथर की क्रेडिबिलिटी क्या है, किस जर्नल में छपा है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर, ऐसे करके लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ के रिव्यूअर अच्छे होंगे, राइट, ये बुक अच्छी होगी, इस इंस्टीट्यूट से मैसेज आया, तो इस टाइप का उसका रिलायबिलिटी है कि नहीं। Are the data and interpretation of the data adequate to support the line of reasoning and conclusion drawn from the text? दूसरा जो था कि डेटा जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है और उस डेटा को जैसे उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया हुआ है, राइट, वो दोनों डेटा और डेटा के इंटरप्रिटेशंस मिल करके क्या टू सपोर्ट द लाइन ऑफ रीजनिंग, मतलब उसके बाद उसी डेटा से ना कुछ चीज को रीजनिंग बना रहे हैं ना कंक्लूड करने के लिए कि ऐसा, ये देखो इस डेटा में ये है, ये वैल्यू में ये चेंज हो गया, इसलिए इमेज जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हुआ, राइट। तो एक रीजनिंग डेवलप किया डेटा के साथ, तो वो चीजें एंड द कंक्लूजन, मतलब उस डेटा से जो भी कंक्लूजन ड्रॉ हुआ वो सही है या नहीं है, इज इट सफिशिएंट, मतलब वो है कि नहीं। If statistics are used as an evidence, where do they come from? जो स्टैटिस्टिक्स यदि वो यूज कर रहे हैं, मतलब डेटा जो लेके आ रहा है, जैसे मान लो कि प्रोस्टेट कैंसर का ये प्रिविलेंस है अराउंड द वर्ल्ड, राइट, तो वो डेटा जहां से भी उठाया है वो एविडेंस कहाँ से आ रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स जो वैल्यू जो लिया वो कहाँ से लिया, एंड व्हाई दे हैव बीन यूज्ड, और वो स्टैटिस्टिक्स वही क्यों यूज किया, हाउ आर दे रेलेवेंट टू आर्गुमेंट। फिर वो देखना कि जो भी स्टैटिस्टिक्स जो प्रोवाइड किया है वो आप जो आर्गुमेंट जो डेवलप करना चाह रहा है, राइट, वो उसके लिए जो है रेलिवेंट है या नहीं है। आर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो अप्लाई किया वो एप्रोप्रिएट है, एंड हाउ हैव द स्टैटिस्टिक्स बीन इंटरप्रेटेड, और स्टैटिस्टिक्स का इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ है, ये चीज। थर्ड, उसके बाद आइडेंटिफाई द इम्प्लिसिट assumptions which underpin the text and decide on how these assumptions affect the arguments and conclusions that are presented. What political, moral and value judgments does author seems to hold? मतलब वो बोल रहा है कि वो implicit assumptions, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो खुद ही उसने मान लिया कि, और एक assumptions मान लिया और उसके and then decide how these assumptions जो है वो कैसे इफेक्ट करता है आर्गुमेंट को और कंक्लूजन को, राइट, आर प्रेजेंटेड, मतलब इम्प्लिसिट। आप समझ रहे हो? हाँ, ओके, दैट इज बोला कि व्हाट पॉलिटिकल, मोरल एंड वैल्यू जजमेंट डज एन ऑथर सीम्स टू होल्ड। हो सकता है कि मतलब कि उसके दिमाग में ही ऐसी बात हो,
वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जब भी होगा तो उसके दिमाग में कुछ इम्प्लिसिट एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, और वो बात उसका एजम्पशंस जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा उसको इफेक्ट कर सकता है। दूसरा चीज, जो आदमी बात भी कर रहा है उसका मोरल वैल्यूज का, उसका मोरल क्या है, तो वो उसी के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट, वो किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, अगेन उसके कंक्लूजन्स, उसकी चीजें वो उसी के हिसाब से होगी, क्योंकि वैल्यूज विल जस्ट चेंज। कि यदि कोई मनी को ज्यादा वैल्यू देता है, कोई लोग जो है ऑनेस्टी को सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे, राइट, कुछ लोग सोशल इंटरेक्शंस को सबसे वैल्यू ज्यादा देंगे कि उसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो जिसको वैल्यू दोगे उसके हिसाब से चीजें जो होगी वो इंटरप्रिटेशंस और कंक्लूजन जो है वो बदल सकते हैं। अब बता रहे तो ये सारे पॉइंट जो थे वो जब रीड करते वक्त हमें ध्यान में रखना है, तब हम बोलेंगे कि ये क्रिटिकल रीडिंग है। नाउ कम टू राइट क्रिटिकली यू शुड। अब क्रिटिकली राइट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पहला बोल रहा है कि प्रेजेंट लॉजिकल आर्गुमेंट्स विच लीड इनटू योर कंक्लूजन। मतलब बोल रहे हैं कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स आपको देने हैं, आपको जो भी प्रेजेंट क्या करना है, लॉजिकल आर्गुमेंट, मतलब जो भी आर्गुमेंट्स तो हैं, आर्गुमेंट्स में आए लेकिन लॉजिकली एक दूसरे के बाद एक फॉलो अप होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, आर्गुमेंट हैज टू बी लॉजिकल विच लीड इनटू द कंक्लूजन, और ऑटोमेटिकली वो कंक्लूजन को लीड कर जाएगा। जैसे बताते ना प्रूफ, ये सीरीज दैट लीड्स टू दिस, लाइक दिस, इस टाइप की चीजें, ओके। सेकेंड, provide sound evidence and reasons to support your argument। दूसरा बोला कि प्रोवाइड, जब भी आप लिख रहे हो तो साउंड एविडेंस देना है और रीजन देना है, किसके लिए, टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंस देना है, और वो साउंड होना चाहिए कि कोई उसको काट ना सके, अगेन, और रीजन करना है, ये एविडेंस है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एंड दैट सपोर्ट्स माय आर्गुमेंट, so that will be the critical writing. Third, in a dissertation or thesis literature review, you should evaluate, select, organize and categorize theories। क्या करना है, डिजिटेशंस में और थेसिस लिटरेचर रिव्यू में पहले इवेल्युएट करना है, फिर सेलेक्ट करना है। इवेल्युएट और सेलेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपने कुछ एक सीरीज ऑफ आर्टिकल आपने सर्च करा, उसको पहले ये इवेल्युएट करना है कि भाई ठीक है कि ये अच्छे सोर्स से आया है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब जहां जहां से उठाया मैंने वो डाउट नहीं है कि इसका मतलब जो जो रीड करते वक्त नहीं जब हम लोग बोल रहे थे कि ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये कितना सही है आर्टिकल, तो वो इवेल्युएशन हो गया। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल कि इसमें से ये आर्टिकल जो है वो मेरे एग्जैक्टली हमारे थीसिस से रिलेटेड के हैं, बाकी चीजों की मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि इसको ये सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज। अब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, मान लो कि 10 आर्टिकल आपने सेलेक्ट किया, 20 सेलेक्ट कर लिया, अब 20 को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, 1 से लेकर के अब 20 नंबर दे दिए, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट में कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज थ्योरी। थ्योरीज मतलब कि जिस टॉपिक पे आप रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हो, वो इसमें से 20 जो आर्टिकल जो होंगे वो सारे के सारे एक ही बात को नहीं बोल रहे होंगे, कोई किसी एस्पेक्ट को एम्फसाइज कर रहा होगा, कोई किसी एस्पेक्ट को एम्फसाइज कर रहा होगा, तो उसमें से डिफरेंट वे में उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। हो सकता है कि इसी 20 आर्टिकल को 4 कैटेगरीज में कर दिया जाए और 5-5 आर्टिकल का ग्रुप बना दिया जाए, ये 5 आर्टिकल एक बात को बोलते हैं, ये 5 आर्टिकल इस बात को बोलते हैं, ऐसा करके। एंड theories and findings to provide coherent framework which forms the basis of your research। अब जैसे कैटेगराइज कर दिया आपने, लॉजिकली उसको अरेंज कर दिया सारी चीजें, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से 20 आर्टिकल जो था वो मेरे काम का था, अब मेरा रिसर्च जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, और पूरा लैंडस्केप पता चल गया 20 का कि अराउंड द वर्ल्ड ये काम हो रहा है, तो हमारा काम जो है वो यहाँ पे जाकर के फिट होएगा। तो ऐसे करके आपका एक फॉर्म्स बन जाता है, विच मेक्स है, provides a coherent form
कोहेरेंट फॉर्म का मतलब उसके साथ मिला, मिल जाए, मतलब मिल करके। जैसे ये लैंडस्केप है, उसमें एक जगह खाली था, वो आपने वहां पे डाल दिया, या यहाँ तक बना हुआ था, किसी चीज को एक्सटेंड कर दिया, अगेन उसी का एक्सटेंशन है, तो कोहेरेंसी है। ये नहीं है कि आउट ऑफ फेज नहीं है, कि वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है। तो ये 3 पॉइंट जो है क्रिटिकली जब लिखते हैं रिव्यू लिटरेचर तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स समराइज का समराइज्ड है ही, बट फिर भी एक बार और रिकैप कर लेते हैं। क्या कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स रखने हैं हमें, राइट, जो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन को लीड करे। दूसरा, जो भी चीज जो एविडेंस जो प्रोवाइड करना है वो साउंड एविडेंस होना चाहिए, फिर रीजन देना है टू सपोर्ट द आर्गुमेंट्स, राइट। अब थेसिस में यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले इवेलुएट करना है कि कौन कौन से काम के हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करके थ्योरीज और फाइंडिंग्स को कैटेगराइज करना है, और उससे क्या मिलेगा, एक हमें कोहेरेंट फ्रेमवर्क मिलेगा, जहां से हमारा बेसिस ऑफ रिसर्च जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि ओके फाइन, नाउ आई हैव गॉट अ फाउंडेशंस, अब इसके बाद से मैं ये रिसर्च करने वाला हूँ। As approaches to critical reading were considered in chapter 4, the current focus is on critical writing. तो chapter 4 में बोल रहा है कि हमने critical reading को ज्यादा फोकस किया था, और इस चैप्टर में हम लोग critical writing को के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। सिर्फ इसमें अभी तक हमने रिकैप किया क्रिटिकल रीडिंग को, फिर क्रिटिकल रीडिंग के बारे में बता दिया। अब एक्चुअल जो फोकस है इसके बाद जो चलेगा वो क्रिटिकल राइटिंग के बारे में ही चलेगा, एक एक एग्जाम्पल, बाकी चीजें डिटेल्स में। When beginning to write, अभी हेडिंग जो है बीइंग क्रिटिकल इन राइटिंग। When beginning to write about the literature in one's field, it may be tempting to include a summary and critique of every text that you have read. ऐसा हो सकता है कि आपका टेम्पटेशन ये बने कि आप जितने आर्टिकल पढ़े हो, राइट, टू इंक्लूड समरी एंड क्रिटिक ऑफ एवरी टेक्स्ट दैट यू रीड, ऐसा टेम्पटेशन बन सकता है। Then he says, in other words, an attempt is made to embrace everything you have gleaned from your critical reading in your critical writing. मतलब जितनी चीजें आपने देखी वो सब कुछ को आप embrace करना चाहते हो, मतलब सारी चीजें रखना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। However, he says कि इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव क्रिटिकल राइटिंग जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव है, एंड you should include only the information that is relevant to your research. लेकिन इफेक्टिव राइटिंग उसी को बोला जाता है, इफेक्टिव राइटिंग पहली चीज तो सेलेक्टिव होती है, जितना चीज पढ़ा वो सारी चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतनी ही बात लिखनी है, वो उतनी ही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है जो हमारे रिसर्च के लिए रेलिवेंट है, ओके, सिर्फ उतनी ही बात। मतलब आप दूसरे में सोचो कि किसी का टाइम आपको बर्बाद करना ही नहीं है, मतलब इस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि दूसरे आदमी को लगे कि यार इसकी एक बात भी यदि मैं नहीं सुन रहा हूं ना तो मैं कुछ ना कुछ चीज मिस करने वाला हूं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट है, वो चाह के भी ना हटा पाए। इफ यू कैन राइट दैट मच क्रिस्प राइटिंग विथ ऑल क्लैरिटी, only tailored to the conclusion, every line, every logical coherence, all are leading simply to the conclusion, that reading, that writing will be effective writing, okay. This is not to suggest that a detailed critique of each source text is unnecessary. इसका मतलब जो बोल रहे हैं कि सेलेक्टिव होना चाहिए और उतने ही इंफॉर्मेशन निकालने लिखने चाहिए जो रेलिवेंट हो, तो दूसरा लाइन बोल रहा है कि दिस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट सजेस्ट दैट ए डिटेल्ड क्रिटिक ऑफ ईच सोर्स टेक्स्ट इज अननेसेसरी, नहीं, आपको डिटेल्ड क्रिटिक तो करनी है, वो नेसेसरी है,
Indeed, an essential step in the research process is critical reading of the related literature. An efficient researcher writes a summary and critique of each text they read. वो सबका लिखते हैं, as suggested in chapter 4, and then draws on critics when beginning to draft the literature review. और तब वो पहले तो जो पढ़ते हैं वो करते ही हैं, उसके बाद जब अपना रिव्यू लिटरेचर ड्राफ्ट करेंगे उसमें से फिर जाकर के सेलेक्ट करेंगे मुझे कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। आर्टिकल तो सारे पढ़ने हैं और जब भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उस समय पे आपको क्रिटिकल रीडिंग ही करना है। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब आगे करेंगे तो सबसे पहले वो चेकलिस्ट बनाएंगे एक वर्ड में, इन चीज को कॉपी पेस्ट करके कि ये चेकलिस्ट होगा, चेकलिस्ट इधर सामने रखेंगे और तब रीड करेंगे कि ये इसके क्वेश्चन के आंसर ये थे, टेबल में बना दिया, मतलब इसमें इस आर्टिकल में थे ये बातें। तो जब वो टेबल हमारे पास प्रिपेयर होएगा तो इसका मतलब हमारा क्रिटिकल रीडिंग का पर्पस पूरा हो गया। करेक्ट, तो ऐसे करके बनाएंगे हम लोग। ओके, एंड देन ड्रॉज ऑन क्रिटिकल, ये तो कर दिया, राइट। एज यू प्लान एंड डेवलप द स्टेप्स ऑफ योर आर्गुमेंट, जैसे चैप्टर 6 में बताया था कि वो कैसे डेवलप करना है आर्गुमेंट को, जो जनरली बताया था वहां पे उसका हेडिंग, सब हेडिंग, वो वैसे ही करके फिर आ जाते हैं आर्गुमेंट, वही स्टेप्स है। और उसमें ये भी बताया था कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो होगा वो इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, कौन सा टाइटल बनेगा, कौन सा हेडिंग बनेगा, कौन सा सब हेडिंग बनेगा, उसके भी गाइडलाइन उसमें बताए थे हमने चैप्टर 6 में। एक बार चैप्टर 6 को रिविजिट करना होगा कि यदि हमें वो चीजें भूल गए हो तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, right? So as you plan and develop the steps of your argument, see chapter 6, you selectively take points from the related literatures that provide support of for your assertions. मतलब जो चीज आप प्रूव करना चाह रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमें लिटरेचर से उठाने हैं और रखने हैं। The main strategies you can adopt in order to achieve a critical approach to the writing of your literature review are outlined below. अब जो है क्या बोला, मेन स्ट्रेटेजी जो है जो हमें अडॉप्ट करनी है, we can adopt in order to achieve a critical approach to the writing is outlined below. These draw on characteristics which were originally proposed by Taylor and reformulated by Hart. मतलब ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि जब भी हम क्रिटिकल राइटिंग करेंगे तो हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, वो बेस्ड किसके है, इन दो लोगों के आर्टिकल पे बेस्ड है, टेलर एंड reformulated by Hart. In the literature review, you are likely to use different strategies or combination of these strategies at different points in your review. मतलब आप जब भी लिटरेचर रिव्यू जब लिखते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे हमें किस वे में रिव्यू करना है, क्रोनोलॉजिकल करना है या कैटेगरी वाइज करना है, राइट। फिर ऐसा भी होता है कि एक लेवल पे हम जा करके कि ऐसे सोचते हैं कि हम इस वे में अपना लिटरेचर रिव्यू जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, और एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं, इस अप्रोच को छोड़ करके हमें दूसरा अप्रोच यूज करना चाहिए, तो हम फिर दूसरा अप्रोच जो होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, सो टू गिव एन ओवरव्यू, राइटिंग क्रिटिकली अबाउट द लिटरेचर रिव्यू टू योर रिसर्च, राइट, इट मीन्स ओवरव्यू के लिए बोला है कि क्रिटिकल राइटिंग जो है लिटरेचर रिव्यू के बारे में उसका मतलब क्या है, ये आगे चल के बता रहा है। पहला, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट थ्योरीज, जो भी हम टॉपिक पे हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन से हैं और उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है, राइट।
और क्या डिफरेंसेस हैं वो चीज पता करना। थ्योरीज हो सकता है या पर्सपेक्टिव्स हो सकता है, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, एंड टर्मिनोलॉजी फ्रॉम द लिटरेचर from the related literature and indicating the position you are taking for your own research. Right. तो बोल रहा है कि comparing and contrasting different theories, perspectives, concept and terminology from the literature review, उसके बीच में compare करना है, and indicating the position you are taking for your own research. मतलब अपने रिसर्च के लिए आपका पोजीशन कहाँ पे है उसमें इंडिकेट करना। पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजी, उसके बीच में कंपेयर कर लिया, डिफरेंसेस देख लिया, फिर बताना है कि मेरा यहाँ पे है, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ या गैप फिल कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, या मैं बिल्कुल अलग बोल रहा हूँ, इनके व्यू से एग्री नहीं करता या इनके व्यू को चैलेंज करता है, समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। स्ट्रेटेजिक एंड सेलेक्टिव रेफरेंसिंग, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब उस स्ट्रेटेजी के तहत ही आप जो है रेफरेंस जो है आप सेलेक्ट कर रहे हो, किस लिए, टू सपोर्ट द अंडरपिनिंग आर्गुमेंट्स, अपने आर्गुमेंट जो आप लाना चाह रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और रेफरेंसेस जो है उसको सेलेक्ट कर रहे हो, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर रिसर्च। वही चीज जो है आपके रिसर्च के फाउंडेशंस बनाते हैं। उसके बाद सिंथेसाइजिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग आर्गुमेंट्स, फिर उसके क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, मतलब जितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स पर है, जितने आर्टिकल्स पर है, उसको सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज करने का मतलब उनमें से कॉमन थ्रेड बना करके एक बात बोलनी है। सिंथेसिस का मतलब ऐसे होता है सिंथेसाइजिंग में, जैसे देखो आप ना म्यूजिकल नाइट्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट, और एक जो सिंगर जो है उसका वॉइस होता है, और इस सारे के इनपुट जो है वो एक बॉक्स में आते हैं, राइट, और उस बॉक्स से जो आउटपुट जो आ रहा है जिसमें उसकी आवाज और म्यूजिक वो सारी चीज मिक्स होकर के एक चीज आती है, तो वो जो है वो सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन। तो सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि एक डिफरेंट वो सारे जो आर्टिकल जो पढ़े उससे एक म्यूजिक क्रिएट कर देना, वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगना चाहिए लोगों को, समझिए। सिंथेसाइजिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग, दो काम करना, सिंथेसाइज करना एंड रीफॉर्मुलेटिंग आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट्स को आप रीफॉर्मुलेट भी कर सकते हो फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज, मतलब ये जो आएगा वही इनपुट होगा, इनपुट जो आ गया दो या मोर सोर्सेज टू क्रिएट ए न्यू एंड मोर डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक नया म्यूजिक, वही वाली बात कि इनको पढ़ के सिंथेसाइज करना है, आर्गुमेंट्स को रिफॉर्मुलेट करना है, ताकि हम एक नया और मोर डेवलप्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकें। इस टाइप की क्रिटिकल राइटिंग का मतलब ये है। एग्रीइंग विथ, confirming or defending a finding or point of view through an analysis of its merits and limitations। क्या बोला, एग्री किसी के का कोई फैक्ट्स है या किसी की फाइंडिंग है उसको आप कंफर्म कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, या उसके साथ आप एग्री हो सकते हो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, थ्रू एनालिसिस ऑफ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आप कैसे एग्री करना है कि उसके एनालिसिस करना है, उसकी फाइंडिंग के, उसकी थ्योरी के, या जो कुछ भी है उसकी मेरिट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तरह से उसको डिसाइड करके, उसको देख करके, और तब जाके आपको एग्री करना है या कंफर्म करना है, डिफेंड करना है, या आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को करना, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप डिफेंड करना चाह रहे हो या रिजेक्ट करना चाह रहे हो, तो उस समय पे भी आपका लॉजिक है, उसके मेरिट्स ये है, उसके डिमेरिट्स है, एंड आई डोंट, मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है, इसलिए आई एम विद दैट, राइट। आप समझ रहे हैं, कंसीडरिंग दैट an existing point of view has some strength, but qualifying your support of position
by highlighting certain weaknesses. क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो, क्योंकि डिनाई इसलिए कर रहे हो कि उसकी चीजों को सर्टेन चीज पॉइंट जो है उसके वीकनेस को हाईलाइट कर रहे हो, हाँ इसलिए आप उसको डिनाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को बाद में जाकर के आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखो, लिखते वक्त ध्यान रखना है रिजेक्टिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू एंड गिविंग रीजन फॉर रिजेक्शन, वो देना है किसी के पॉइंट को रिजेक्ट करना एंड देन गिविंग रीजन फॉर द रिजेक्शन कि क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो. एग्जाम्पल इनएडिक्वेसी, मतलब इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोवाइड किया उससे हम नहीं कर सकते, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. राइट. उसी तरह से लैक ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट नहीं है. राइट. फैलेसीज इन द आर्गुमेंट्स और रिसर्च, रिसर्च में ही के मेथोडोलॉजी में गड़बड़ है. ऐसा हो सकता है कि जिस मेथोडोलॉजी को उन्होंने यूज किया उससे ये कंक्लूड नहीं हो सकता. राइट. फैलेसीज इन द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट जो डेवलप कर रहे हैं उसमें ही गड़बड़ है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं. In connection with these techniques, there are some additional points which are important to remember when adopting a critical approach in your writing. वो 3 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ पॉइंट जो है वो बोल रहे होता है कि वो भी याद रखना जरूरी है. When referring to the work of others, पहली चीज, जब भी हम दूसरे के काम को रेफर कर रहे हैं, it should be clear why you have selected certain work in your literature review and an adequate summary of their work or the aspect of the work that you are discussing should be provided. तो यदि आप किसी का भी आर्टिकल सेलेक्ट किया तो उसका रीजन देना है कि वो कहीं ना कहीं उसमें मेंशन करना है पहले कि आपने वही काम क्यों सेलेक्ट किया. पहली चीज, एडिक्वेट समरी ऑफ देयर वर्क और द एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क यू आर डिस्कसिंग शुड बी प्रोवाइडेड. मतलब एक तो उसकी जब आर्टिकल दे दिया तो उसकी एडिक्वेट समरी देनी है. राइट. एंड उसके एस्पेक्ट जो है, मतलब एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क, मतलब उन्होंने जो काम किया उसका क्या एस्पेक्ट था, वो भी चीज आपको डिस्कस करना है रिव्यू लिटरेचर. करेक्ट. समझ में आ गया. तो पहला चीज कि क्यों आप आर्टिकल सेलेक्ट करें, ये चीज प्रोवाइड करना है. दूसरा, उस आर्टिकल की एडिक्वेट समरी देनी है. और तीसरा, या बोल रहे हैं एस्पेक्ट ऑफ द वर्क दैट यू आर डिस्कसिंग, और उसके एस्पेक्ट का वर्क जो कुछ भी आप डिस्कस जो करने वाले हो वो चीज आपको प्रोवाइड करनी है. The type and length of the summary will depend on the purpose of the citations. Right? अब वो कितना होगा, कितना लंबा होगा, वो डिपेंड करता है, शॉर्ट होगा या लंबा होगा, वो डिपेंड किस पर है, पर्पस ऑफ योर साइटेशन, आप किस लिए उसको साइट कर रहे हो. ठीक है. ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 7 में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ समरी जब हम लोग इलस्ट्रेट कर रहे थे. ठीक है, आगे चलो. So being critical does not mean a complete demolition of someone else's work. देखो, क्रिटिकल का मतलब ये नहीं है कि किसी के मतलब आर्टिकल का जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसको बिल्कुल धराशायी ही कर देना, कि मतलब नहीं जी तुम तो मतलब कुछ आपको आता ही नहीं है, इस टाइप की बात नहीं है. In some field there is a very little negative criticism of the work of others. मतलब बेसिकली बहुत कम क्रिटिसिज्म किया जाता है, बेसिकली वेरी लिटिल. ऐसा नहीं कि बहुत सारी उसकी गलती निकाल दी तो वो खत्म ही हो गया बेसिकली. राइट. You can show you are being critical first by selection of what is relevant from the literature to provide knowledge based and reasoned argument for your research. मतलब कैसे आप क्रिटिकल हो ये कैसे दिखा सकते हो, तो पहला 2 पॉइंट की बात करी उसने. पहला पॉइंट बोला कि सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज रेलिवेंट टू योर रेलिवेंट फ्रॉम द लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर जो है
आउट ऑफ दिस उसमें से कौन सा चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है टू प्रोवाइड नॉलेज बेस, जिससे आपका रिसर्च का नॉलेज बेस बन रहा है, एंड रीजन आर्गुमेंट, रीजन करने के लिए आपको आर्गुमेंट में ये चीज, एक तो नॉलेज बेस बनाएगा और ये पेपर जो होंगे जो भी मैं आर्गुमेंट करना चाहता हूँ उसके लिए रीजनिंग प्रोवाइड करेंगे। नंबर दूसरा, सेकंड, बाय मेकिंग कनेक्शंस, right, by making connections between both the different sources you cite, right, and between the cited work and your own research। बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, सेकंड कनेक्शंस बनाने हैं, किसके बीच में, बिटवीन बोथ, मतलब बोथ का मतलब टू वे ट्रैफिक, इससे उससे उससे इससे, दोनों ही केस में, बोथ द डिफरेंट सोर्स ऑफ टेक्स्ट यू साइट, मतलब अलग अलग टेक्स्ट जो है आप साइट कर रहे हो वो, और बिटवीन द साइटेड वर्क एंड योर ओन रिसर्च, मतलब फिर आपका जो आपने साइट तो कर दिया और फिर आपका रिसर्च जो है वो उसके बीच में क्या कनेक्शन है जो साइट किया, आप समझ गए भाई, साइटेशंस हो गया तो ये आर्टिकल आपने साइट किया वो क्या बोलता है, और फिर आपका रिसर्च चेक है, तो ये दोनों के बीच में इस इंफॉर्मेशन में क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शंस बना करके आप क्रिटिकल राइटिंग करते हो। बेसिकली पहले तो आर्टिकल सेलेक्ट करते हो ओनली जो आपके लिए रेलिवेंट है उसका, और वो कौन कौन सा रेलिवेंट कैसे पता चलता है, जिससे आप अपने लिटरेचर के लिए एक नॉलेज बेस अपने रिसर्च के लिए तैयार करते हो, और जो आर्गुमेंट देना होगा उसके लिए रीजनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन कौन से आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी वो आप सेलेक्ट करते हो उसमें, और फिर उसके बाद उन्हीं आर्टिकल को साइड करते हो, तो उन आर्टिकल का जो इंफॉर्मेशन है वो और आपका जो रिसर्च जो आपको करना है उसके बीच में क्या कनेक्शन है वो कनेक्शन डेवलप करते हो, एंड बाय डूइंग दिस टू स्टेप्स यू शो दैट योर राइटिंग इज क्रिटिकल। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, राइट, और नेक्स्ट में इससे आगे चलेंगे।